वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का, आपका पसंदीदा शो जिसमें आपको हर एक प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज मिलती है। आज पहले प्राइम एट 4 की खास खबरें आपको बता दूं। कोलकाता कांड पर जारी है बवाल, जनता पूछ रही है सवाल। ममता ने फिर लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, मांगा कौन सा हिसाब, बताऊंगा प्राइम एट 4 में। प्रयागराज में नकली नोट गैंग की शामत आई, मिल गया संकेत, अब होगी एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई। ये भी आज प्राइम एट 4 में। बहराइच में ऑपरेशन हंट जारी, कब आएगी दो भेड़ियों की बारी, क्या है वहां जो अब तक दो और बताया जा रहा है कि शिकारी ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आए, आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मेरठ की सिमरा रही पुकार, किससे मांगी अब्बू और मामू से, किसने मांगी अपने आप को बचाने की गुहार, ये खबर भी आपके सामने रखूंगा प्राइम एट। आज में नकली नोट छापने के मामले में बड़ा एक्शन हो गया है। मदरसे पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। आरोपियों के खाते खंगाले जा रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि उन्होंने जो अपने आधार कार्ड बनवाए हैं वो सही बनवाए हैं या वो भी फर्जी बनवाए हैं। आरोपियों से एनआईए भी अब पूछताछ कर सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पुलिस मिलकर मदरसे और नकली नोट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस केस में क्योंकि अभी विवेचना प्रचलित है और भविष्य में जो भी इसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत होनी है या एनएसए के, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो पुलिस है वो एक्सप्लोर कर रही है और इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। मदरसे का प्रिंसिपल था, उसके कुछ बैंक अकाउंट्स मिले हैं हमें और उनकी भी स्टेटमेंट्स जो है वो पुलिस वेरीफाई कर रही है। और अब इस खबर के बारे में आपको और विस्तार से बता देता हूं। प्रयागराज के मदरसे पर योगी सरकार का यह एक्शन हुआ है। मदरसे में नकली नोट छापने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आरोपियों के खाते खंगाले जा रहे हैं, आधार चेक किए जा रहे हैं, पैन पासपोर्ट उनके बने हुए हैं क्या, और बने हुए हैं तो सही हैं या वो भी फर्जी हैं, देखा जा रहा है। मदरसे का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी अब कैंसिल होगा। आरोपियों से पूछताछ कर सकती है अब एनआईए भी, क्योंकि ये नकली नोट से जुड़ा हुआ मामला है तो क्या इसके क्रॉस बॉर्डर भी तार जुड़े हुए हैं। एनआईए ने पुलिस से पूरे मामले की जानकारी तलब कर ली है। एटीएस ने भी प्रयागराज पुलिस से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। मदरसे में नकली नोट के मामले में यह खबर भी कि पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक आरोपी जाहिर खान उड़ीसा से प्रयागराज पहुंचा था। प्रयागराज आते ही उसने नकली नोटों का धंधा शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये गिरोह जो है वो अंतरराज्यीय गिरोह है, इंटर स्टेट गिरोह है। ये केवल एक जगह की कुछ लोगों की साजिश नहीं है। ये मुमकिन है कि एक बड़ा रैकेट हो जिसका हिस्सा मदरसे में यहां पकड़े गए लोग। और आगे आपको दिखाऊंगा यूपी में उपचुनाव का शोर, जनता किसकी ओर। लेकिन पहले देखिए आज की टॉप पॉलिटिकल खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया फिनटेक के मामले में भारत की विविधता को देखकर दुनिया हैरान है। 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं, यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, मगर सियासी दांवपेच शुरू है। कांग्रेस 5 सितंबर को महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विश्वजीत के पिता दिवंगत पतंगराव कदम की स्मारक और प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस की नेता के कविता को जमानत देने के बाद सवाल उठाए थे। इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था और मुख्यमंत्री को जमकर फटकार लगाई थी। जिसके बाद रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। मुख्यमंत्री अब न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास की बात कर रहे हैं। बता दें, रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बीआरएस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए काम किया, जिसके चलते जमानत मिली। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पाकिस्तान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का युग खत्म हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं देख सकता और पाकिस्तान को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा यदि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं।
झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच रामनाथ सोरेन ने आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने हेमंत सोरेन कैबिनेट में चंपई सोरेन की जगह ली। वे मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री हो गए। चंपई के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो गया था। माना जा रहा है कि चंपई की बगावत से कोल्हान में जेएमएम को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। इसलिए हेमंत ने संथाल समाज से आने वाले रामदेव सोरेन को मंत्री बनाने का दाव खेला है। और प्राइम एट 4 में अगली खबर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि इसकी पार्टी के अंदर परिवारवाद ही परिवारवाद है और इस बार सपा का घमंड अपने आप शांत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आप जानते हैं हलचल तेज हो गई है। इस उपचुनाव को लेकर यूपी 2027 के तौर पर भी कई लोगों की धारणा है कि ये हो सकता है और उसके सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऐसे में इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की ठोस रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के अंदर परिवार से शुरू होता है, परिवार पे खत्म होता है, इसलिए वो समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है। तो जो टिकट है उनका अधिकार है, मगर वो टिकट अपने परिवार के ऊपर सोच नहीं सकते। परिवार के लोग कहीं एडजस्ट हो जाएंगे तो किसी और को दे देंगे, यही है। मगर इस उपचुनाव में उनको जो कुछ घमंड होने लगा था वो शांत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर सियासी जंग जाहिर है और तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि कोलकाता पर चुप रहते हैं और उत्तर प्रदेश में इनके मुंह पर लगे ताले खुल जाते हैं। कांग्रेस ने पूछा यूपी के सीएम यूपी के अपराधों पर कब बोलना शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि कलकत्ता के अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, और उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कल गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ, कल ही जो है मेरठ में एक 20 बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने वाला शख्स जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आया। इन सारी चीजों पर आपकी जबान चुप है और आप सिर्फ कलकत्ता पर देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की अपराध की स्थिति को नियंत्रण कीजिए। यहाँ नीति है, किसी ने करा गलत तो कानून के तहत उसको सजा मिलेगी और कठोर सजा मिलेगी। तो इस नीति से कर रहे हैं। और विपक्ष जो चिल्ला रहा है, अरे एक दफे तो बोलो। जो विपक्ष चिल्ला रहा है, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी, एक दफे तो बोलो ममता बनर्जी आपने गलत किया है, और खुलेआम उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। बच्चे सड़कों पे उतरे हुए, क्या आपको वो उसका दर्द नहीं हो रहा है? आपने एक दफे बोला बंगाल के ऊपर, जो बोल रहे हैं यहाँ पर। और ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। शिमला के रामपुर में भयानक लैंडस्लाइड हुई है। तस्वीरों में आप देखेंगे चलती कार पर भरभरा कर गिर गया है पहाड़। ड्राइवर की सूझबूझ से उसकी जान बची है। ये खौफनाक वीडियो शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर तकलेच रोड पर का है। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। लैंडस्लाइड उस वक्त हुई जब खनोटू के साथ जो लाडा नाला है उसके पास से एक कार गुजर रही थी। इसी समय अचानक लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। हालांकि लैंडस्लाइड को देखते हुए ड्राइवर ने कार को पीछे कर दिया, लेकिन फिर भी कार के अगले हिस्से पर पहाड़ से आए हुए पत्थर गिर गए, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कार आगे की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही पहाड़ का ये हिस्सा दरक कर आगे गिरता है, कार तुरंत बैक गियर में ले ली जाती है। ये ड्राइवर की सूझबूझ है, उसी वजह से वो जीवित है। लेकिन फिर भी कार का अगला हिस्सा पत्थरों की चपेट में आया और वो चकनाचूर हो गया। और उधर मेरठ में मुस्लिम लड़की ने हिंदू युवक से शादी के बाद अपने ही मायके वालों से खतरा बताया है और मदद की गुहार लगाई है। अपने परिवार से ही जान का खतरा बताया। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। पति के साथ वीडियो जारी करके उसने सुरक्षा की मांग की है। मुस्लिम युवती ने अपने पति के साथ वीडियो जारी करके अपने पिता और अपने मामाओं से अपनी जान का खतरा बताया है। लड़की के मुताबिक उसने बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से शादी की है और अब अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। ये पूरा मामला क्या है आपको जरा यहां इस ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। मेरठ में हिंदू युवक की मुस्लिम लड़की से शादी हुई। हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार की
बहू बनी। लड़की ने पति के साथ वीडियो जारी किया। वीडियो में लड़की ने यह बताया कि हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मेरे मायके वालों से मुझे खतरा है। लड़की ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से पीयूष के साथ, अपने पति के साथ शादी की है। लड़की के अपने परिवार पर गंभीर आरोप हैं। लड़की ने परिवार से खुद को और अपने पति को जान का खतरा बताया। लड़की ने कहा है कि मेरे मामा और पिता खास तौर से हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और अगर हमारी जान को कुछ होता है तो उसके लिए मेरे पिता और मामा जिम्मेदार होंगे। लड़की ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, अपनी मर्जी से मैंने शादी की है और मैं बाकी की जिंदगी पीयूष के साथ गुजारना चाहती हूं। पीड़ित लड़की का क्या कहना है वो उसके मुंह से भी सुनिए। मेरा नाम सुब्रा है, डॉटर ऑफ सलीम, और मैं बालिग हूँ, 24 साल उम्र मेरी है। और मैंने पीयूष से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी दबाव में नहीं की। अपनी मर्जी से मैं इसके साथ में आई और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। और मुझे, बल्कि हम दोनों को हमारी फैमिली से खतरा है। मेरे पापा से मुझे खतरा है, मेरे बड़े मामा नवेद से और मामा शाहिद से। तो इन दोनों ने सुरक्षा की मांग की है। उनका यह वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच चुका है और उन्होंने दोनों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। और आगे मोहना क्षेत्र में एक लड़के और एक लड़की द्वारा, जो दोनों लोग अलग अलग समुदाय से हैं, उनके द्वारा शादी करने की बात कही जा रही है और पारिवारिक जनों के ऊपर कुछ आशंका जाहिर की जा रही है। वीडियो को देखा गया है और स्थानीय पुलिस को बताया गया है, संज्ञान ले लिया है उन्होंने। कोई आवश्यकता रहेगी तो अग्रेतर कार्यवाही तदन। सीएम के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार सामने आया है। बीजेपी हार के सदमे से उबर नहीं पा रही, कहा अखिलेश यादव ने। हार के सदमे से हर जगह उनको लाल रंग दिखाई दे रहा है। लाल रंग इमोशन का प्रतीक है, लेकिन सीएम इमोशन नहीं समझते। ये लाल रंग क्रांति का है, मेल मिलाप का है। लाल रंग को समझना पड़ेगा। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल। मेरा रोज का यही काम है, स्पष्ट कह रहा है वो। अगली खबर ये, उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई। 3 गौशालाओं और 2 घरों में मलबा भर गया है। गांव के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जोशीमठ 2 साल से ज्यादा वक्त से आपदा का दंश झेल रहा है। इलाके के तमाम घरों में दरारें भी आ गई हैं, जिससे घरों के गिरने का खतरा बना हुआ है और ऐसे में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते 3 गौशालाओं और 2 घरों में मलबा भर गया। गनीमत यह कि घरों में मौजूद लोग वक्त से पहले भाग निकले। थोड़ी भी बारिश जोशीमठ के लिए आफत बन जाती है और लोग लंबे वक्त से यहाँ से सुरक्षित जगह पर अपने रिहेबिलिटेशन में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। घरों में 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ देख लीजिए जरा, ये पलंग है जो पूरी तरह से डूबा हुआ है और वो सिलेंडर ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें समुद्र बन गई हैं, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, सामान पानी में तैर रहा है। लोगों के पास भागने के अलावा, घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। बस्तियां बाढ़ के हवाले हैं, सड़कों पर दरिया दिखाई दे रहा है और इन जगहों पर बोट के सहारे बाढ़ग्रस्त लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन जगहों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं। अभी पोरबंदर में क्या स्थिति है, पानी के बीच लोग कैसे घरों में रह रहे हैं, कितनी ज्यादा दुश्वारी इस समय गुजरात में अलग अलग जगहों पर झेली जा रही है, हमारे संवाददाता हितेन बिठलानी ने ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए संजोई। अब देखिए ये तस्वीर अगर हम आपको दिखा पाए तो तबाही किस तरीके से मची हुई है इस बाढ़ से। तो आप देखिए घर के अंदर की तस्वीरें, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। अब देखिए
ये दरवाज़ा आपको आधे से ज़्यादा पानी में नज़र आएगा, लेकिन बाल्टी, सामान, घर का पूरा सामान जो है वो बहता नजर आ रहा है। क्या क्या बह गया? हमारी 2 मोटर पानी की वो बिगड़ गई है। हमारा भारी से पलंग वो पानी में तर रहा है। हमारे सेटी वो खाने पीने का सामान सब कुछ रसोड़े में पड़ा था, वो बिगड़ गया है सब कुछ। ये कोठरे में सब। कितने दिन हो गए? आज तीसरे दिन हुए। हमको कोई सरकार ने कोई पूछने नहीं आया कि कोई कुछ ने मदद नहीं करे। बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही कितनी ज्यादा बरपी है। गुजरात में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश ने जमकर तांडव किया है। भारी बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,414 कच्चे मकान पानी में समा चुके हैं। 289 पक्के मकान भी तबाह हो गए हैं। सेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर अब तक 2,572 लोगों को रेस्क्यू किया है। वडोदरा में करीब 1,300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पिछले 4 दिनों में 32,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में इस बार बाढ़ और बारिश ने कितनी ज्यादा तबाही मचाई है। गुजरात से ही ये खबर देखिए, कांडला बंदरगाह पर चक्रवात का दिखा असर। समंदर में उठती नजर आई तूफानी लहरें। तूफान के बीच लहरों में झूलता हुआ नजर आया जहाज। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र पर एक चक्रवात बना, जिसका असर अब अरब सागर में नजर आने लगा है। ऐसे में कांडला बंदरगाह पर जहाज लहरों में झूलता नजर आया। चक्रवात के ओमान तट की तरफ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस चक्रवात का असर गुजरात के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। और अगली खबर यह कि गुजरात में कहां-कहां भारी बारिश का अब भी अलर्ट है। मतलब दुश्वारियों से निजात कहां-कहां आगे भी नहीं मिलने वाली है। जरा देख लीजिए मैप में, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां आप देखें कच्छ, मोरबी, द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर, खास तौर से ये वो इलाके हैं, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और सुरेंद्रनगर, जहां पर आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट साउंड किया गया है। ये जगहें पहले से ही बारिश और बाढ़ की वजह से परेशान हैं और आने वाले दिनों में भी यहां बारिश और उसके चलते बाढ़ की और भयावह स्थितियां बनेंगी। इधर जुमे की नमाज को लेकर असम सरकार का एक बड़ा फैसला है, उस तरफ आपको ले चलता हूं। प्राइम @4 में जुमे की नमाज के लिए ब्रेक पर लगाई गई पाबंदी, नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी पर रोक लगा दी गई। असम विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक पर रोक लगी है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए हर शुक्रवार सदन को जुमे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया। ये प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी। भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के लिए इस प्रयास के लिए असम विधानसभा के माननीय सभापति श्री विश्वजीत दैमारी जी और माननीय सदस्यों का के लिए मेरा आभार। और आगे आपको लेकर चलेंगे जामनगर, लेकिन पहले भोपाल में देखिए क्या हुआ। भोपाल में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस के नेता, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी मुद्दे प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार की विफलता की निशानी है। और आपको मालूम होगा कि कल ही कटनी में भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया था। और इधर देखिए खबर जामनगर से। जामनगर में भारी बारिश से पूरा इलाका जलमग्न है। बाढ़ में डूबे इलाके की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में हर तरफ पानी आपको दिखाई देगा। एरियल व्यू है, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। और देखिए बड़ी बड़ी इमारत भी कितनी ज्यादा पानी में डूबी हुई हैं। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जगहों पर रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। अभी वो लोग जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल जगहों पर हैं, एकदम ही लो लाइंग एरियाज में रह रहे हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल पूरा इलाका बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। तस्वीरें ये स्पष्ट दिखा रही हैं। जामनगर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। हमारे संवाददाता हितेन विठलानी ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई।
फ्लड और हेवी रेन इस तरीके से था कि सड़क पूरी उखड़ चुकी है। अगर ऐसे में ये देखिए अपनी रिस्क पर, अपनी जान को रिस्क में लेते हुए ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे सैलाब को पार कर रहे हैं। अगर ऐसे में इस गड्ढे में कोई गाड़ी फंस गई तो उसे बाहर निकालना मुश्किल है, क्योंकि पानी का फोर्स यहाँ पर ज़्यादा है। वो गाड़ी सीधे आगे बह जाएगी और पानी जहाँ जा रहा है समंदर में या फिर नदी में, वहाँ तक वो गाड़ी को जो है खींचता हुआ चला जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन अलग अलग स्टेट हाईवे पर है। जामनगर की बात करें, जामनगर में कल तक 28 स्टेट हाईवे पूरी तरह से बंद थे। अब आज 20 जितने स्टेट हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। वैसे गुजरात में ये आफत, जैसा मैंने आपको बताया, अभी थमने वाली नहीं है। अगला एक हफ्ता लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबत भरा रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग अगले 7 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी कर रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र में खास तौर से लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आज कच्छ, मोरबी, द्वारका, जामनगर में, आज की बात मैं कर रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको एक हफ्ते का बताया था प्रोजेक्शन क्या है। आज भारी बारिश की चेतावनी इन जगहों पर है। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में भी येलो अलर्ट साउंड किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान असल में इस प्रभाव को और बढ़ा सकता है। ये बहुत यूनिक चक्रवाती तूफान है और इसका असर कच्छ में दिखाई देगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी इस दौरान चल सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर मुसीबतों में और इजाफा, लोगों की सतर्कता और ज्यादा अपेक्षित। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। सिंधुदुर्ग की घटना के लिए उन्होंने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं सिर झुकाकर शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो कुछ हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। मैं आज सिर झुकाकर शिवाजी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले, और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। और उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज राजकोट किले का दौरा किया। ये वही जगह है जहां इस हफ्ते छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढही थी। पवार ने छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र का गर्व बताया, स्वाभिमान बताया, और उन्होंने कहा कि जल्द इसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। जो घटना छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हुई है, जिसका इनॉग्रेशन खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अब उसमें जो भी उसके पैरामीटर होते वो बगैर चेक किए, चुनाव को मद्देनजर रखकर शिवाजी महाराज के नाम से राजनीति करने के लिए आप आए थे। और वो जिस तरह से हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो गिरी और उसमें जो अवमान महाराज जी का हुआ है वो। और अगली खबर यह कि यूपी के बहराइच में 49वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में अब भी 2 भेड़ियों के होने की खबर है। देर रात इलाके में सर्च ऑपरेशन चला। सर्च ऑपरेशन के दौरान नवभारत टीम रही मौजूद। यहां हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये कैसे ये जंगली जानवर बस्तियों का रुख कर रहे हैं, क्यों ये आदमखोर हो रहे हैं, कितने इनमें से पकड़े गए, कितने अब भी पकड़े जाने का ये प्रयास चल रहा है। और अब बताया ये जा रहा है कि भेड़ियों के साथ साथ सियार भी यहाँ कुछ आदमखोर हो गए हैं। ये चुनौती को और बढ़ाने वाला मसला हो गया। और यहाँ इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से ये एक बड़ा दुरूह काम बन गया पूरी टीम के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। देर रात तक भेड़ियों की तलाश चलती रही। अब भी 2 भेड़िए बताए जा रहे हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं। इलाके में अब भी पहरेदारी हो रही है और इसमें स्थानीय लोग भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कल 4था भेड़िया पकड़ा गया था।
और अब अगली खबर कोलकाता से, जहां रेप और मर्डर केस में बड़ी खबर यह है कि अस्पताल में शव के पास लोगों की भीड़ दिखाई दी। पोस्टमार्टम के दौरान लोगों की भीड़ दिखी। पोस्टमार्टम के वक्त किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी। यहां देखिए जरा, ये अस्पताल में शव के पास लोगों की भीड़ दिखाई दी। पोस्टमार्टम के दौरान लोगों की भीड़। अब एक एक करके वो तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं जो उस समय की घटना को और विस्तार से आपको समझा रहे हैं। जैसे कल हमने आपको प्राइम@4 में बताया था कि किस तरीके से उस समय अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने पीड़िता के परिवार वालों को फोन करके ये बताया था कि पहले बोला कि लड़की की स्थिति ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, फिर कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि पोस्टमार्टम के समय जिस प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, खासतौर से अगर ये एक लीगल मैटर बन गया है, वैसे में ये कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। ये तस्वीरें भी इस बात को सामने रख रही हैं। कुल मिलाकर ये कि कई स्तर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। पहले तो ये कि लीपापोती की कोशिश हुई। आपने वो तस्वीरें भी देखी जहां उस समय इस अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के साथ संजय रे अपने जन्मदिन का केक काटता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे यह भी स्थापित होता है कि दोनों की कुर्बत कितनी ज्यादा थी। फिर आप तस्वीरों में यह भी देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम के समय वहां लोगों का ऐसा जमावड़ा लगा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। और जाहिर है पोस्टमार्टम में भी फिर चीजें छुपाने की कोशिश हुई हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूजा मेहता हमारी संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। पूजा, ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, डिटेल आप जल्दी से दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें ये उस समय की तस्वीर है जब बॉडी जो है रिकवर हुई थी। महिला डॉक्टर जिसके साथ आरजीकर अस्पताल में पहले बलात्कार और उसके बाद हत्या कर दी गई। और आप देख पा रहे होंगे इस तस्वीर में किस तरह से एक व्हाइट कॉर्डन लगाया गया है, लेकिन वहां पर कई ऐसे अफसर मौजूद है। कोलकाता पुलिस का जो है ये दावा है कि वहां पर जो लोग है वो उसमें से कोई आउटसाइडर नहीं है, फोरेंसिक ऑफिसर्स है और कोलकाता पुलिस के ऑफिसर्स है। लेकिन लगातार पीड़िता की जो माता पिता है वो आरोप लगा रहे हैं। और हमने इससे पहले ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है वो ऑल्टर किया गया है। तो ये तस्वीर से और भी ज्यादा अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर एक इलाके को कॉर्डन किया गया है जहाँ पर बॉडी मिली है, तो आखिरकार एक समय पर इतने ज्यादा लोग क्यों वहाँ पर मौजूद है? वहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं? नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक्शन ले लिया गया है। प्राइम@4 की अगली खबर, पुलिस ने आरोपी फैजान को पकड़ लिया है। रेप के आरोपी फैजान से पूछताछ जारी है। आरोपी फैजान की तस्वीर भी सामने आ गई है। आरोप है कि इसने जबरन लड़की के घर में घुसकर पहले तो उसके साथ बदतमीजी की, फिर बलात्कार किया और इसके बाद लोगों ने यहां जमकर बवाल किया। आरोपी को पकड़े जाने और जल्द पीड़िता को इंसाफ दिलाए जाने की मांग के साथ बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। गाजियाबाद में आसपास रहने वाले लोगों को जैसे ही ये बात पता चली, उन लोगों ने हमला बोल दिया। वहां की कबाड़ी की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और वहां मौजूद गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। आरोपी फैजान के खिलाफ लोगों का गुस्सा यूं निकला और इस समय पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाओं को लेकर आक्रोश है। जाहिर है ऐसे में ये घटना जले पर नमक का काम कर रही है और लोग फिर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं आरोपी फैजान के खिलाफ गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं। फैजान को फांसी की मांग हो रही है। सड़क पर जमकर नारेबाजी भी हो रही है। पीड़िता के परिजन लगातार फैजान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। यहाँ इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई अलग अलग 5 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गाजियाबाद के मामले में पुलिस का खुलासा सामने आया है। पीड़िता को नशीली चीज सुंघाई गई। डीसीपी निमिष ने ये बात कही है कि लड़की को बेहोश करने के बाद उसके साथ ये दुष्कृत्य किया गया है। डीसीपी का आधिकारिक बयान इस घटना के संदर्भ में। घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि जो ये फैजान है अभियुक्त, इसने घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, बाल की